अब हम फैंग को देखते हैं जो कि बैठा हुआ था। तभी सरीना उसे ले जाते हुए कहती है, वो देख रहे हो वो किन है, वो अभी रैंक 3 के पीक पर है और वो अभी स्पैरिंग टेक्निक की प्रैक्टिस कर रहा है। ये सुनकर फैंग पूछता है किन के साथ कौन प्रैक्टिस कर रहा है। तब सरीना उसे बताती है उसका नाम ली है और ये अपर रैंक 3 पर है और इसने तुम्हारी तरह ही 3 बार बोन फोर्जिंग किया है। इधर हम देखते हैं कि लिन किन पर हमला करते हुए कहता है, क्या तुम अपनी मर्जी से कुछ भी करोगे, क्योंकि अभी तुम रैंक 3 के पीक पर हो। तब किन उसके अटैक्स को अपने हाथ से रोक देता है और बोलता है, क्या 3 बार बोन रिफॉर्जिंग करना कोई बड़ी बात है, मैं आज तुम्हारे साथ हल्का और खेलूंगा। इधर ली के हाथ से ब्लड निकलने लगता है उसके पंच के कारण से। ये देखकर फैंग शॉक्ड होते हुए कहता है, ब्रदर किन तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, इतने बड़े फोर्स से भी वो हल्के से भी इंजर्ड नहीं हुए। तब सरीना कहती है वो रैंक 3 है, इसके अलावा तुमने यहाँ पर क्या देखा। तब फैंग कहता है वो क्यूआई ब्लड का कभी भी फ्रीली यूज कर सकता है अपनी मर्जी से। ये सुनकर सरीना कहती है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, तुम सबका जो थर्ड टेम्पर होता है वो तुम्हें पूरे बॉडी के लिम्ब से कनेक्ट करके रखता है, इसी कारण से रैंक 3 वाले बहुत स्ट्रांग होते हैं। ली ने अभी तक सही से थर्ड टेम्पर नहीं किया, इसी कारण से उसका मसल अभी कमजोर है। ये सब जानकर फैंग बहुत ज्यादा मोटिवेट होता है। जहाँ पर कैशियर फैंग से 5 घंटे ट्रेनिंग रूम में रहने के लिए 50 पॉइंट्स मांगता है। तब फैंग सरीना को देखने लगता है। तब वो कहती है, मेरी तरफ क्या देख रहे हो, जल्दी से पेमेंट करो। ये सुनकर तो फैंग बहुत शॉक्ड होता है और रोते हुए क्रेडिट को पे करता है। ट्रेनिंग रूम में आते ही फैंग को एक अलग सी एनर्जी महसूस होती है। तब सरीना कहती है, रेडी हो जाओ रैंक 3 में चेंज होने के लिए तुम्हें एक सांस में 26 स्पाइनल कॉर्ड के ब्रांचेस तक पहुंचना पड़ेगा और तुम बीच में नहीं रो सकते हो, नहीं तो तुम्हारी लाइफ खतरे में पड़ जाएगी। और जब तुम अपने प्रॉब्लम को एनकाउंटर करोगे तब तुम चिंता मत करना, क्योंकि मैं यहीं पर हूँ। ये सुनकर फैंग कंसंट्रेट करने लगता है और स्पाइनल कॉर्ड को महसूस करना शुरू कर देता है। ये देखकर सरीना बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है, इस बच्चे ने सही में अपने कंसंट्रेशन से स्पाइनल नर्व को पकड़ लिया। नॉर्मली 6 ग्रेड के मार्शल आर्टिस्ट स्पिरिचुअल सेंस को महसूस कर पाते हैं, कहीं फैंग मास्टर सीडलिंग तो नहीं है। इधर फैंग कंसंट्रेट करते हुए सोचता, ये तो बहुत ही इजी था, मगर सरीना तो मुझे डरा रही थी। तभी उसके गर्दन की हड्डी दर्द होना शुरू हो जाती है। तब सरीना उसे अपने पावर से सपोर्ट करते हुए कहती है, फोकस करो और डिस्ट्रैक्ट मत हो। 4 घंटे बाद फैंग अपनी आंखें खोलता है और खुश होते हुए कहता है, सरीना मैं रैंक 3 का मार्शल आर्टिस्ट बन गया हूँ। तब सरीना कहती है, हाँ तुमने बहुत मेहनत किया है, चलो अब मैं चलती हूँ। उनके जाने के बाद फैंग सोचता है, ये ट्रेनिंग रूम में कितना ज्यादा एनर्जी फ्लो हो रहा है, लेकिन इसे कोई यूज क्यों नहीं कर रहा। चलो अब मैंने इस रूम में इतने पैसे वेस्ट किया है तो क्यों ना मैं इसका और ज्यादा यूज कर लूँ और रैंक 3 पीक में चेंज हो जाऊँ। फिर वो रैंक 3 पीक में बदलने के लिए मेडिटेशन करने लगता है। तभी हम देखते हैं कि फैंग के नाक से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। अब हम ओल्ड मैन को देखते हैं जो सरीना के जाने के बाद उस रूम में जाकर देखते हुए सोचते हैं, मैं भी तो देखूं आखिर ये बच्चा किस रैंक पर पहुंच गया मेरे इस ट्रेनिंग रूम को यूज करके। इधर हम फैंग को देखते हैं जो फोकस करते हुए अपने फैमिली को लटकते हुए देखता है। इतने में ही उसके मुंह से खून की उल्टी होने लगती है और उसी वक्त वो वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। इधर ओल्ड मैन दरवाजे पर कान लगाते हुए सोचते हैं, ये मत बोलना कि वो बच्चा बहुत ही आलसी है, अंदर से तो हल्की सी भी आवाज नहीं आ रही। तभी वहाँ पर एक स्टाफ आती है जो उनसे पूछती है, आप यहाँ पर कैसे आए, इस रूम को तो मेंटेनेंस की जरूरत नहीं है। तब वो कहते हैं कि मुझे इस रूम को एक बार देखना है, जिस पे वो कहती है, मगर ये रूम तो ओवर टाइम के लिए बुक है, इसीलिए हमें एक बार परमिशन लेना होगा। ये सुनकर ओल्ड मैन को कुछ गड़बड़ लगता है और वो दरवाजे को पैरों से तोड़ते हुए जल्दी से अंदर जाते हैं। फिर स्टाफ फैंग को संभालते हुए पूछती है, अब हम क्या करें, जिस पे ओल्ड मैन कहते हैं, तुम चिंता मत करो, मैं इसे अभी भी बचा सकता हूँ। फिर वो फैंग को एक पिल खिलाते हुए उसके सिर पे हाथ रखते हैं और अपनी एनर्जी से उसे हील करना शुरू कर देते हैं। तभी फैंग की आंखें खुल जाती है और वो ओल्ड मैन को वहां पर देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है और पूछता है, आप यहाँ पर कैसे। तब वो पूछती है, क्या मैं तुम्हें कोई फ्री इंसान दिख रहा हूँ, जिस पे फैंग कहता है, नहीं नहीं मुझे पता नहीं था आप इतने ज्यादा स्ट्रांग हो। तब वो चिढ़ते हुए कहते हैं, गरीब चुप हो जाओ, तुमने तो मुझे सही से थैंक यू भी नहीं बोला, चलो एक बार इस फ्लोर को पंच करके दिखाओ। जैसे ही फैंग फ्लोर को पंच करता है वैसे ही वो टूट जाता है। ये देखकर फैंग खुद तो शॉक्ड होता है और पूछता है, क्या मैं सही में मिडिल रैंक 3 पे पहुंच चुका हूँ।
तभी ओल्ड मैन उसके सिर पर एक पेपर चिपका देते हैं। ये देखकर फैंग उस पेपर को देखते हुए पूछता है ये क्या है। तब वो हंसते हुए कहते हैं ये एक अच्छी क्वालिटी का मार्बल है जिसे तुमने तोड़ा है और ट्रेनिंग रूम का डोर तुम्हारे कारण ही टूटा है। टोटल मिलाकर 1 मिलियन हुआ। तुम मुझे 1 हफ्ते के अंदर पे बैक करोगे। ये सुनकर फैंग चिल्लाते हुए कहता है आपने ही तो कहा था फ्लोर पर पंच मारने को, और रही बात डोर की तो वो मैंने नहीं तोड़ा। तब वो जाते हुए कहते हैं मैंने तुम्हारी जान बचाई है, इस बात को जिंदगी भर याद रखना। अब हम फैंग को देखते हैं जो सरीना से जाकर बताता है वो मिडिल रैंक 3 बन चुका है। ये सुनकर सरीना सोचने लगती है ये बच्चा पक्का मास्टर सिडलिंग है। फिर वो कहती है अगला मिशन नानजियांग प्रोविंस में होने वाला है। तब फैंग हैरानी से पूछता है क्या फिर से इसी जगह, क्या यहाँ पर सही में डंजियन अपेयर हुआ है। तब वो कहती है हाँ बिल्कुल सही पहचाना, सभी लोग इकट्ठा हुए हैं और वो सब डंजियन के ओपन होने का वेट कर रहे हैं। तब फैंग उस लिस्ट को देखकर शॉक्ड होता है। तब सरीना कहती है मैजिक स्कूल, जिंगडू स्कूल और नानजियांग स्कूल मिलकर इस ऑपरेशन को पूरा करने वाली है। तब फैंग पूछता है मैंने ज्यादातर बच्चों को हरा रखा है, क्या वो खुशी खुशी मेरे साथ कोऑपरेट करेंगे। तब वो कहती है कि तुम सब मैच के वक्त दुश्मन थे, मगर जब बात आती है सिटी को बचाने की तब तुम सबको मिलकर काम करना होगा और अपने कॉमन दुश्मन को खत्म करना पड़ेगा। ये भी एक लेसन है जो तुम्हें मार्शल आर्टिस्ट बनते बनते समझ आ जाएगा। ये सुनकर फैंग सीरियस होते हुए हाँ में जवाब देता है। अब हम फैंग को देखते हैं जो बाकी सभी के साथ कैंप पर पहुंच जाता है और हान को देखकर हेलो कहता है, मगर वो अपने टेंट में चले जाता है। फिर फैंग बाकियों से भी बातें करने का ट्राई करता है, मगर कोई भी उससे बात नहीं करता और उसे इग्नोर कर देता है। तब वो बोलता है कि तुम सब मेरे जैसे हैंडसम आइडल को कैसे इग्नोर कर सकते हो। आधी रात में ही इंस्ट्रक्टर चिल्लाते हुए सभी बच्चों को इकट्ठा होने को बोलते हैं। ये सुनकर सभी जल्दी से इकट्ठा हो जाते हैं और जनरल ऑफ मिलिट्री रीजन के शी कहते हैं मुझे फालतू की बकवास करना पसंद नहीं है, इसीलिए मैं सीधा पॉइंट की बात करता हूँ। मैं तुम सबसे 3 रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। पहला, तुम्हें अपने साथियों से फाइट नहीं करना। दूसरा, कहीं भी इधर उधर नहीं भटकना है। और तीसरा, तुम्हें अपने वीक पॉइंट्स को छुपाना नहीं है। क्या ये बात सभी को समझ आ गई। ये सुनकर सब यस सर में जवाब देते हैं। फिर शी उन्हें मिशन बताते हुए कहते हैं तुम्हें एक छोटे से विलेज को टारगेट करना है जहां पर कम से कम 300 एबल मार्शल आर्टिस्ट है जो कि तुम्हारे इतने ही है नंबर में, और तुम्हारा मिशन है उन सबको खत्म करना। ये सुनकर फैंग कहता है 300 वर्सेस 300, ये तो बहुत ही डिफिकल्ट होने वाला है। तब लायन कहते हैं 300 वर्सेस 300 सही रहेगा और 300 वर्सेस 1 भी। तुम्हें अपने बैटल में अपने हिसाब से फाइट करना पड़ेगा। और एक और बड़ी बात, इस बार सभी टीचर्स 5 किलोमीटर पहले ही रुक जाएंगे और वो सब फाइट नहीं करेंगे। ये सुनकर तो सभी लोग शॉक्ड होते हैं और आपस में बात करते हुए सोचते हैं आखिर ये हो क्या रहा है, क्या ये सब हमारा ध्यान नहीं रखने वाले हैं। ऐसा लगता है जैसे ये सब हमारे ऊपर ध्यान नहीं देने वाले। इधर फैंग सोचता है इतना बड़ा ग्रुप अगर एक साथ कोऑपरेट नहीं करेगा तो सभी के सभी मारे जाएंगे। तभी एक बच्चा कहता है कि मेरे पास एक क्वेश्चन है, मैं कैपिटल सिटी का कैप्टन हूँ और मेरा नाम यू है। तुम सब अपने सबसे स्ट्रॉन्ग बंदे को भेजो, चलो हल्की बातें करते हैं कल के बैटल के लिए। और ये बंदर रैंक 3 के पीक पर है। इधर सीसीटीवी से शी उन पर नजर रखे हुए थे और उन्हें देखकर सोचते हैं आखिर ये सब कैसे बच्चे हैं। कल के बैटल के बारे में बिना सोचे ही ये सब सोने के लिए चले गए। क्या ये सब के सब स्टूपिड है। मैं अब सोच रहा हूँ क्या हमने जो बिलियंस ऑफ पैसे खर्च किए थे इन सब के ऊपर वर्थ भी है। तब लायन कहते हैं आप अभी कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकते, बहुत सारे बच्चे कैपेबल है। तब शी बोलता है उन्हें क्या लगता है कि दुश्मन उनका वेट करेगा कि वो आएंगे और उनसे फाइट करेंगे। तब लायन बोलते हैं उन सभी ने अभी तक इतना बड़ा मिशन डील नहीं किया, इसी कारण से हम उन्हें यहाँ पर प्रैक्टिस करवाने के लिए लाए हैं। जिसपे शी कहते हैं यहाँ से एनिमी का बेस सिर्फ 15 किलोमीटर दूर है, अगर उन सबको हल्की सी भी भनक लग गई इन सब के बारे में तो यहाँ पर लाशों के ढेर लग जाएंगे। शॉर्ट में बताऊँ तो मैं इन्हें एक ऐसा लेसन सिखाना चाहता हूँ जो ये पूरी जिंदगी भूल ना पाए। ये सुनकर तो लायन बहुत ही शॉक्ड होते हैं। इधर हम फैंग को देखते हैं जो अपने कैंप में होता है। तभी एक अननोन बंदा आता है जिसे देखते ही फैंग उसके ऊपर अपना वेपन रखते हुए पूछता है आखिर तुम कौन हो। तब वो बोलता है मेरा नाम गू है। जिसपे फू कहता है तुम यहाँ आधी रात को क्या कर रहे हो, कहीं तुम सबसे रिवेंज लेने तो नहीं आए। फिर रैम उससे पूछता है क्या तुम्हें अकेले सोने में डर लग रहा है और तुम हमारे साथ सोना चाहते हो। ये सुनकर गू चिल्लाते हुए कहता है ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस तुम सबको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। अगर तुम सबको नींद नहीं आ रही तो तुम्हें जाकर चेक करना चाहिए। फिर वो
उन्हें बाहर ले जाते हुए कहता है यहाँ पर सरप्राइज अटैक भी हो सकता है, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। तब फैंग पूछता है क्या तुम कैटाकॉम्ब में गए हो, जिसपे वो कहता है रैंक 3 मार्शल आर्टिस्ट को वहाँ पर जाना पड़ता है। जब मैं लास्ट टाइम गया था तब वहाँ पर 2 आर्मीज के बीच में फाइट हुआ था और बहुत से लोग इंजर्ड हुए थे। तब मुझे रियलाइज हुआ कि कैटाकॉम्ब वालों से हमारी नफरत कभी भी खत्म नहीं होने वाली। तभी उन सबको एक आवाज सुनाई देती है जिसे सुनते ही वो सब चौकन्ने होने लगते हैं। तभी हम देखते हैं ऊपर पेड़ पर बहुत बंदे बैठे हुए थे। इधर हम उनके दुश्मन को देखते हैं जो उनके कैंप को देखते हुए कहते हैं बॉस यहाँ पर मार्शल आर्ट्स के बच्चे हैं। पहले तो ये आर्मी वाले हमें परेशान कर देते थे और अब ये सड़े हुए बच्चे आ गए हमारे साथ फाइट करने और हमारा खून पीने। तभी एक बंदा फैंग के टीम को देखते हुए कहता है यहाँ पर कुछ ऐसे बच्चे हैं जो पहले वाले से अलग दिख रहे हैं, हम आर्मी को तो संभाल नहीं सकते, तो क्यों ना हम सब इन सड़े हुए बच्चों को खत्म कर दे। एक को मार देते हैं और दूसरों को होस्टेज बना लेते हैं, हो सकता है इस होस्टेज के हेल्प से हम आर्मी कैंप में घुस जाए। फिर वो सब इस मकसद को पूरा करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तभी वो बंदे फैंग को देखकर शॉक्ड होते हैं और सोचते हैं ये सब कहां से आ गए। तब फैंग हंसते हुए कहता है तुम सबकी लाइफ अब मेरे हाथों में है, और एक एक करके सभी में घमासान फाइट स्टार्ट हो जाती है। और फैंग पर एक बंदा बहुत भारी पड़ रहा था, ये देखकर वो सोचता है ये तो मिडिल रैंक 3 पर है, ये पहली बार है जब मैं रैंक 3 के बंदे से फाइट कर रहा हूँ। फिर वो चिल्लाते हुए कहता है गो इस बंदे को मेरे हवाले छोड़ दो और जाकर फू और बाकियों की हेल्प करो। ये सुनकर वो वहां से चला जाता है। इधर हम फू को फाइट करते हुए देखते हैं, वो अपने स्पेयर से उसके ऊपर हमला करने ही वाला था। तभी वो बंदा डॉज कर देता है और उसका स्पेयर जमीन के नीचे धंस जाता है। तभी उसके ऊपर एक बंदा हमला कर देता है मगर बीच में गू आकर उसे बचा लेता है। तब फू उसे थैंक्स कहता है जिसपे वो कहता है तुम्हें थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है, ये एक कोऑपरेटिव मिशन है। दूसरी तरफ हम रैम को देखते हैं जो कुत्ते की तरह सभी को धो रहा था, और दूसरी साइड हम फैंग को देखते हैं जो उस बंदे से फाइट करते हुए पूछता है क्या तुम्हारे पास कोई कॉम्बैट स्किल है, अगर है तो हमें शो करो। तब वो बंदा पूछता है क्या तुम मेरे को नीचा दिखा रहे हो। फिर वो अपने पूरे पावर को एक्टिवेट करते हुए फैंग के ऊपर हमला कर देता है। तब फैंग उसके अटैक को गलती से डॉज कर देता है और अभी वो अपने आप को संभाल ही रहा था, तभी वो बंदा उसके ऊपर वेपन से फाइट कर देता है। ये देखकर फैंग वायलेंट ब्लड मूव का यूज करता है और उसे स्लैश कर देता है। इधर हम कैंप का सीन देखते हैं जहां सभी बंदे सो रहे थे। तभी वहां पर अनाउंस किया जाता है कि तभी बच्चों के स्कूल के 10 पॉइंट और मिशन के 5 पॉइंट काटे जा रहे हैं और गू को 15 पॉइंट मिलते हैं, फू को 15 पॉइंट मिलते हैं और फैंग को टोटल 80 पॉइंट मिलते हैं। अब हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पर लियो उन्हें प्लान बताते हुए कहता है लास्ट नाइट के रेट को देखकर समझ आ रहा है कि हम सब बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है। ये सुनकर गू कहता है अब उन लोगों को हमारे बारे में पहले से पता है, इसका मतलब अब वो हमारा इंतजार कर रहे होंगे या फिर हमारे ऊपर हमला करने की तैयारी कर रहे होंगे। तब फैंग कहता है सही कहा, अगर हम यहाँ पर वेट करते रहेंगे तो पता नहीं कितने सारे एनिमी हमारे ऊपर अटैक कर दे। तभी एक बंदा पूछता है हम उस विलेज तक कैसे जाएंगे, विलेज यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है और जो कार्स थे उन्हें आर्मी लेकर चली गई। तब गू कहता है शायद वो लोग ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि वो सब हमें एक असली बैटल इन्वायरमेंट में डाल सके। बैटल के टाइम ट्रांसपोर्ट तो होता नहीं है, इसीलिए उस टाइम भी हमें पैदल ही चलना पड़ेगा। फिर वो सब विलेज की तरफ बढ़ने लगते हैं। रास्ते में लुई फैंग के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है लास्ट नाइट तुमने मुझे और जी को क्यों नहीं बुलाया था। तब जी कहती है मुझे तो पता भी नहीं था आखिर लास्ट नाइट क्या हुआ था, फिर भी मेरे पॉइंट्स कट गए। तब फैंग पूछता है मैं तुम्हें कैसे बुलाता, मेरा तो गर्ल्स टेंट में जाना मना है ना। तब लुई उसे याद दिलाती है कि फोन जैसी चीज भी होती है जिसका यूज करके वो उसे बुला सकता था। फिर जी बताती है कि वो इस असाइनमेंट को अच्छे से पार करना चाहती है और इसमें अच्छे से स्कोर करना चाहती है, मगर अब लगता है कि मुझे स्कूल जाकर डांट पड़ने वाली है। तभी फू उसे चिढ़ाते हुए कहता है तुम कम से कम पास तो हो जाओगी, यही बहुत बड़ी बात है। ये सुनकर लुई उसका गला दबाते हुए कहती है एक तो तुमने हमें बुलाया नहीं, ऊपर से तुम हमारे ऊपर ताने मार रहे हो और हमारा मजाक उड़ा रहे हो। फिर फैंग जी से कहता है अगर तुम पॉइंट्स बढ़ाना चाहती हो तो तुम्हें अपने ओपोनेंट को ज्यादा से ज्यादा खत्म करना पड़ेगा, इससे तुम्हें अच्छे खासे पॉइंट्स मिल सकते हैं और अपने आप को मेंटली प्रिपेयर भी करके रखना पड़ेगा। तब जी कहती है मुझे पता है। फिर जब वो सब जाने लगते हैं तभी अचानक से उनके ऊपर बड़े बड़े पत्थर गिरना शुरू हो जाता है। ये देखकर जी बहुत ज्यादा नर्वस हो जाती है और वहां से मूव तक नहीं कर पाती और एक पत्थर तो उसके ऊपर गिरने ही वाला था। ये देखकर लुई उसे बचाने के लिए भागती है। तभी फैंग वहां आकर उस पत्थर को अपने वेपन से काट देता है। फिर वो पूछता है क्या तुम सही हो, जिसपे लुई कहती है मैं तो ठीक हूँ, मगर जी ने तो मुझे डरा ही दिया था। अभी लुई कुछ बोलने ही वाली थी, तभी फैंग कहता है माफ करना, मुझे पहले ही खतरे को डिटेक्ट कर लेना
देना चाहिए था। इतने में ही फैंग के ऊपर एक दुश्मन हमला कर देता है, जिसे फैंग अपने स्वॉर्ड से काट के दूर कर देता है। ये देखकर लुई और जी शॉक्ड होती है। अब हम देखते हैं कि दुश्मन का झुंड उन्हें चारों तरफ से घेर लेता है। तब फैंग उन दोनों को ऑर्डर देता है कि सभी ओपोनेंट को जान से मार दो। ये सुनकर वो दोनों भी इसके लिए रेडी हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम बाकी सभी को देखते हैं, जो सभी एक एक करके सभी बंदों को मारे जा रहे थे और उन्हें मौत के घाट उतारे जा रहे थे। जी भी एक बंदे को मार देती है और शॉक्ड होते हुए उसे देख रही थी। ये सब फैंग भी नोटिस कर रहा था। तभी उसके पास गु आकर पूछता है, क्या तुम्हारे यहाँ सब कुछ ठीक है? तब फैंग कहता है, सभी भाग गए और कुछ मर गए, तुम्हारे यहाँ क्या हुआ है? ये सुनकर वो कुछ भी नहीं बोलता। अब हम देखते हैं कि इस अटैक में 9 बंदे सीरियसली इंजर्ड हो गए थे और 3 बंदों को अपने जान से हाथ धोना पड़ा था। ये देखकर फैंग अपने माथे पर हाथ रखते हुए कहता है, क्या फायदा इसका, अभी हम गांव भी नहीं पहुंचे और हमारे कुछ बंदे मारे भी गए। तब गू कहता है, इसी का नाम तो वॉर है, ये कैटेगरी बहुत ही डेंजरस है। तभी वहाँ पर ली आते हुए कहता है, यहाँ अफसोस करने का कोई भी फायदा नहीं है। अगर हमें अपने बंदों को बचाना है तो हमें एक स्ट्रेटेजी बनाना होगा और उसी के अकॉर्डिंग काम करना होगा। स्पीड और स्ट्रेंथ ही हमारा एडवांटेज है। तब फैंग पूछता है, इसका मतलब क्या है? जिसपे वो बोलता है, हमें विलेज वालों को चारों तरफ से घेर कर मार देना चाहिए, वो सभी हमारे ट्रैप्स में चूहों की तरह काम करेंगे। ये सुनकर गू कहता है, अभी यहाँ पर हर कोई एनर्जेटिक है, अगर हम किसी एनिमी से मिले तो हम उससे आसानी से फाइट कर सकते हैं। अगर हम सब ऐसे ही गलती करें तो हम सब यहाँ पर मारे जाएंगे। ये सुनकर फैंग सोचता है, शायद फाइटिंग स्टाइल को चेंज करना ही सही रहेगा। यही तो इस टेस्ट का पर्पस है। इस खतरनाक सिचुएशन में जो अपने आप को ढाल लेगा वो सरवाइव कर जाएगा, मगर जो अपने आप को ढाल नहीं पाएगा वो मारा जाएगा। तब फैंग कहता है, ठीक है, मेरे पास एक आइडिया है। हम 3 टीम में डिवाइड हो जाते हैं और फिर हम तीनों डायरेक्शन से उनके ऊपर हमला कर देंगे। ये आइडिया सभी को पसंद आता है और वो सब टीम में डिवाइड हो जाते हैं। हर कोई उस विलेज के पास पहुंच चुका था और अपनी अपनी जगह ले चुका था। इधर ली अपनी टीम को अटैक करने को बोलता है और वो सब अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ फैंग की नजर एक ओल्ड मैन पे पड़ती है। उन्हें देखकर वो कहता है, रुक जाओ सभी लोग, ये ओल्ड मैन यहाँ पर क्या कर रहा है? फिर वो उस ओल्ड मैन से पूछता है, हेलो, आप वहाँ पर क्या कर रहे हो? वो ओल्ड मैन मुंह खोलते ही चिल्लाते हुए कहता है, माफ कर दो उन सबको। ये सुनते ही गांव के सभी बच्चे उनके ऊपर हमला करने के लिए बढ़ने लगते हैं। बच्चों को देखकर सभी के सभी शॉक्ड होते हैं। सभी टीम्स पर ये बच्चे हमला कर देते हैं। फैंग को उन बच्चों में अपनी बहन दिखाई दे रही थी। तभी उसके पास फू आते हुए पूछता है, फैंग अब तुम क्या करोगे? और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको यह एपिसोड थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर देना। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।